हैप्पी मॉर्निंग ऑल द लीडर्स। त्योहारों का सीजन स्टार्ट हो गया है, लेकिन उसके साथ-साथ हमें अपने बिज़नेस पर भी ध्यान देना है ना? और जब हमारा बिज़नेस बहुत अच्छे से ग्रो करता है, तो हमारा हर त्योहार भी बहुत अच्छे तरीके से मन सकता है। ओके, चलिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है सोयाबीन फार्मिंग के ऊपर, ठीक है? कि इंडिया में सोयाबीन बहुत होती है, और जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा सोयाबीन पैदा करने वाले अपने राज्य हैं। और जैसे कि मध्य प्रदेश के बारे में तो ये तक भी कहा जाता है कि काला सोना, मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो काला सोना मतलब कि अफ़ीम और पीला सोना यानी सोयाबीन, इन दोनों के लिए फ़ेमस है ना? और जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा भी है कि सोयाबीन को हम गोल्डन बीन के नाम से भी जानते हैं। गोल्डन बीन माने कि पीला सोना, है ना? मतलब सोने से की बीन जो है, एक तो उसके कलर की वजह से उसमें जो मौजूद हमारे जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, या जो फैट है, या जो उसमें ऑयल मिलता है, इन सब की वजह से हम उसको गोल्डन बीन के नाम से भी जानते हैं। अभी जैसे हम जब कभी भी किसी भी टॉपिक के बारे में बात करते हैं, तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेशन बेसिक जो है क्रॉप से रिलेटेड, वो ज़रूर आप लोगों के पास जाए, जिससे कि आप लोग भी जब भी किसी से बात करने जाएँ या आप लोग फार्मर्स के बीच में जाएँ, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली आप किस क्रॉप के लिए बात करने जा रहे हैं, और उस क्रॉप का बैकग्राउंड एक्चुअली क्या है ना? तो जैसे अभी मैं बात करूँ तो सोयाबीन एक तरह की तिलहन की फसल मानी जाती है ना? जैसे कि जिसका उपयोग तेल के बहुत किया जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि आजकल मार्केट में मोस्टली जो रिफाइंड ऑयल्स अगर लोगों के घरों में यूज़ होते हैं, आपको दिखते हैं, तो वो सोयाबीन से बने हुए होते हैं, ठीक है? तो सोयाबीन में क्या होता है कि 38 से 40% का मतलब 38 टू 40% का प्रोटीन होता है, 22% का ऑलमोस्ट इसमें ऑयल होता है, 21% कार्बोहाइड्रेट, और मतलब इस तरह की पूरी चीज़ें होती हैं, मतलब कि कुल मिलाकर के ये बहुत ही लाभकारी एक फसल मानी जाती है। और दूसरी अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, मतलब कि फाइनेंशियली अगर हम देखें, तो इसमें क्या होता है ना, नुकसान की गुंजाइश बहुत कम होती है। तो इसीलिए फार्मर्स इस क्रॉप को लगाना प्रेफ़र करते हैं, जिससे कि कम लागत में और अधिक उपज पाई जा सके, और कम लागत में अधिक मुनाफ़ा पाया जा सके, है ना? तो बेसिकली ये रीज़न है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है। और अगर मैं बात करूँ कि ये जो है उत्पन्न कहाँ से हुआ था, तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 60% जो सोयाबीन है, वो अमेरिका में पैदा होती है, यानी कि बाकी का 40% जो है वो अपने इंडिया और बाकी के देशों में होता है, और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। तो आज अगर जो मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए आज का सेशन बहुत ही लाभदायक होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखते हैं कि जैसे कि सोयाबीन के ग्रोथ स्टेजेस क्या-क्या हैं। देखिए, ग्रोथ स्टेज को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही स्टेजेस हैं जहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट्स को कैसे-कैसे, कब-कब, कितनी-कितनी मात्रा में देना है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। सोयाबीन के अगर मैं स्टेजेस की बात करूँ, साइंटिफिकली अगर मैं बात करूँ, तो इसकी टोटल जो क्रॉप होती है, वो 120 डेज़ की होती है, और 120 डेज़ को अलग-अलग नाम से जैसे हम जानते हैं, इसकी स्टार्टिंग होती है, मतलब वीई, वीसी, वी1, वी2, वी3, वी4। अब वी3, वी4 को अगर मैं डेज़ के हिसाब से देखूँ, तो बेसिकली क्या है कि वीई माने कि जो 10 दिन की स्टेज है, मतलब कि जहाँ से आपने सीड में जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ, उसके 10 दिन के बाद से वीई की स्टेज आती है। फिर उसके नेक्स्ट 10 दिन जो है वो वीसी की स्टेज आती है, जहाँ पर कि 2 से 4 पत्तियाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं। फिर वी1 की स्टेज यानी कि 25 दिन की होती है, जहाँ पर कि और ज़्यादा पत्तियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, फिर पौधा जो हरा-भरा होने लगता है। वी2 की स्टेज तक एक यंग प्लांट में पौधा कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? यंग प्लांट जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि व्हाट इज़ द यंग प्लांट एंड व्हाट इज़ द एडल्ट प्लांट। जैसे ही वी3 और वी4 की स्टेज यानी कि 35 डेज़ की जो स्टेज आती है, वो क्या हो जाती है आपकी, अ
यहाँ से ही रूट का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाता है। जो V3 की स्टेज है, पूरी तरह से रूट्स ग्रो कर जाती हैं और रूट्स ग्रो करने के बाद में पौधा पूरी तरह से यंग प्लांट में आ जाता है, मतलब कि सॉरी एडल्ट प्लांट में पौधा आ जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अब V4 के बाद में, यानी कि 35 डेज़ के बाद में 45 डेज़ की जो स्टेज है, वो होती है अपनी R1 और R2। R1 और R2 की स्टेज हम इसलिए बोलते हैं कि यहाँ से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? फ्लावर जैसे कहीं-कहीं पे इस स्टेज तक आते-आते 1-2 बंचेज़ में फूल आएँगे, उसके बाद तो और ज़्यादा फ्लावर्स आने स्टार्ट होंगे। फिर और ज़्यादा ऐसे-ऐसे करके ये जैसे R1, R2 और R3 की जो स्टेज है, यहाँ तक फ्लावरिंग भी चलती है। अब R3 की ही स्टेज से जो है यहाँ पर क्या होता है पॉट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। पॉट्स उनको बोलते हैं जहाँ प जिनके अंदर सोयाबीन की फली होती है ना, फली का बनना स्टार्ट होता है, जिसके अंदर सोयाबीन का बीज पड़ना शुरू हो जाता है। तो पॉट्स शुरू हो जाते हैं। फिर R4 की स्टेज में भी वही स्टेज रहती है जो कि पॉट बनती है, 70 डेज़ की स्टेज है। उसके बाद और आगे हम 10 दिन बढ़ते हैं तो और 10 दिनों में क्या होता है कि जो फलियाँ होती हैं उनमें बीज पड़ने शुरू हो जाते हैं। फिर वो बीज बढ़ने शुरू हो जाते हैं, मैच्योरिटी की स्टेज पे पहुँचने लगते हैं, ठीक है? 10 दिन में। उसके बाद धीरे-धीरे क्या होता है वो पॉट जो है वो गोल्डन कलर में होने शुरू हो जाते हैं। उसकी पत्तियाँ सूखनी शुरू हो जाती हैं। अंदर के जो बीज हैं वो पकने शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारी फिर ऑलमोस्ट जब 120 डेज़ की हमारी क्रॉप होती है, तो यानी कि वो एक हार्वेस्टिंग की स्टेज होती है, ठीक है? तो ये तो इसका पूरा ग्रोथ साइकिल है कि आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि ग्रोथ साइकिल कैसा है। अब हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि क्लाइमेट जो है और हमें जो मतलब कि मिट्टी है वो कैसी चाहिए होती है सोयाबीन की खेती के लिए, है ना? क्लाइमेट और सॉइल पे जब हम देखते हैं इसको तो क्या है कि जो सोयाबीन की खेती है ना, वो एक गर्म जलवायु में पैदा होने वाली फसल है, मतलब कि जहाँ का तापमान गर्म रहता हो और इसका सीज़न क्या होता है, ये खरीफ का जो सीज़न यानी कि जो सीज़न आपका अभी था, उस सीज़न में लगाया जाता है। और ये मतलब इसके लिए जो सॉइल होनी चाहिए, वो सॉइल आपकी वेल ड्रेन्ड मतलब होनी चाहिए, जहाँ पे जल निकासी मतलब कि पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए और जैसे कि मैं हर फसल के लिए उपयुक्त मानती हूँ, वैसे इसके लिए भी जो लोमी सॉइल जो होती है मतलब कि जो दोमट मिट्टी होती है, वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, ठीक है? अब इसका जैसे मैं बात करूँ कि इसके लिए जो सॉइल है उसका पीएच लेवल आपका 6 टू 7.5 के बीच में अच्छा माना जाता है। जो आपका टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए, ठीक है? मिट्टी जो है खारी नहीं होनी चाहिए, क्षारीय नहीं होनी मतलब अम्लीय नहीं होनी चाहिए, एसिडिक मिट्टी नहीं होनी चाहिए ठीक है? और अगर तापमान जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो अगर चला जाता है, तो भी वो इस फसल को ग्रो नहीं होने देता है। इसलिए मिट्टी और क्लाइमेट कंडीशंस को ध्यान में रख के ही कभी भी सोयाबीन की खेती करनी चाहिए, है ना? तो अब सोयाबीन की खेती में क्या है पीएच लेवल अगर आपका बराबर नहीं है, तो पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए आपको अपना कौन-सा प्रोडक्ट यूज़ करना है, किसान 100 क्योंकि किसान 100 जो है पीएच लेवल को मेंटेन करता है। किसान 100 में खुद जो उसका पीएच लेवल है, उसकी वैल्यू बहुत अच्छी है, तो वो क्षारीय उसमें जाने पर मिट्टी को भी कहीं न कहीं प्रभावित करता है और वो उसको मतलब उसके अम्लीकरण को रोकता है, उसके खारेपन को रोकता है और उस साथ ही साथ उसका पीएच लेवल मेंटेन करता है। इसके साथ ही साथ मिट्टी अगर ज़्यादा मतलब आपको लग रहा है कि मिट्टी की कंडीशन खराब हो गई है, तो वहाँ पर आप किसान ह्यूमिक का भी साथ ही साथ में यूज़ कर सकते हैं, राइट? अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहूँगी मैं कि सोयाबीन की खेती में लगातार जो है एक ही मिट्टी पर सोयाबीन की खेती नहीं करनी चाहिए, गैप दे-दे करके अलग-अलग जो है उसपे फसलें उगाते रहनी चाहिए बीच-बीच में। जैसे ऑफ सीज़न जैसे सोयाबीन की खेती हो गई 4 महीने की, तो बीच में कोई और भी क्रॉप्स लेते रहनी चाहिए। लगातार सोयाबीन की खेती करना उपयुक्त नहीं माना जाता है, ना मिट्टी के लिए और ना ही खुद फसल के लिए क्योंकि अगर एक ही मिट्टी पे आप कंटिन्यू सोयाबीन की खेती करते रहेंगे, तो उपज धीरे-धीरे कम होती चली जाएगी।
ठीक है? तो इस पॉइंट को ज़रूर आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा। अब यहाँ पर क्या है, जैसे अब आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि सीड रेट क्या होना चाहिए सोयाबीन की फार्मिंग के लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि ये तो डिपेंड करता है कि वैरायटी पर, कि वैरायटी हम कौन-सी ले रहे हैं। और अगर ऑन एन एवरेज की मैं बात करूँ तो सीड रेट जो है वो 16 केजी पर एकड़ के हिसाब से लगता है। और सीड रेट जो है न बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है सीड के साइज़ पे, उसके जर्मिनेशन परसेंटेज पे और उसके सोइंग टाइम पे। आप किस टाइम पे उसकी सोइंग कर रहे हैं, आप जैसे कोशिश करनी चाहिए कि जो हम सोयाबीन अगर हम लगा रहे हैं, तो उसकी जो बुआई का समय है, वो जून की लास्ट वीक से लेकर के और जुलाई के फर्स्ट वीक तक सबसे अच्छा टाइम माना जाता है सोयाबीन को लगाने का, ठीक है? अभी मध्य प्रदेश में सोयाबीन की बुआई हो चुकी है और अभी उसकी जो स्टेजेस चल रही हैं, वो ग्रोथ की स्टेजेस चल रही हैं और अब उनमें फ्लावरिंग की ग्रोथ में भी फ्लावरिंग की स्टेज आनी शुरू हो गई है, ठीक है? और अगर सपोज़ दैट कि अगर आप लोग जुलाई में फर्स्ट वीक तक अगर नहीं आप बुआई कर पा रहे हैं, मतलब कि बारिश ज़्यादा है या मानसून देर से आया है, दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं। तो उसके बाद जब भी आपको बुआई करनी है तो वहाँ पे कम से कम 5 से 10% 5 टू 10% आपको जो बीज आपको लेने हैं उनकी मात्रा 5 टू 10% इंक्रीज़ करके लेनी है, ठीक है? और कभी भी मानसून आने के पहले बीज की बुआई नहीं करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि मानसून आने के बाद ही बीज की बुआई की जाए, ठीक है? अब यहाँ पर नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि सीड ट्रीटमेंट जो है सोयाबीन का वो कैसे करना चाहिए? सोयाबीन में किसी भी तरह की बीमारी ना आए, इसके लिए बुआई से पहले ही उसके बीजों को हमें जो है ट्रीट कर लेना चाहिए। ट्रीटमेंट का तरीका मैं हमेशा बताती हूँ कि किसान बायो प्रोटेक्ट और किसान प्लांट गार्ड आपके पास 2 इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, जो किसी भी तरह की अगर आप इनसे सीड को ट्रीट करते हैं, तो वो आपको बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं वायरल, बैक्टीरियल और फंगल डिज़ीज़ से बचाने के लिए। अब इसको कैसे उपचार आपको करना है? बीजों पर आपको स्प्रे बना करके, ठीक है? सपोज़ दैट कि आप जैसे 1 एकड़ के लिए आपने 16 केजी का बीज ले लिया। अब उस 16 केजी के बीज पे स्प्रे करने के लिए कम से कम आपको 3 से 4 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। इतने में आप किसान बायो प्रोटेक्ट आप मिलाइए कम से कम 30 टू 35 ग्राम। किसान प्लांट गार्ड जो है उसको आपको मिलाना पड़ेगा 0.25 एमएल के हिसाब से और दोनों को मिक्स करके आप पानी में मिक्सचर बना लीजिए और उस बीजों पे पूरा छिटक दीजिए। बीजों पे छिटकने के बाद में आप उसको थोड़ी देर के लिए सुखाइए, बहुत ज़्यादा देर के लिए उसको नहीं छोड़ना है और सुखाने के बाद में वो बीज आपके बोने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब सोइंग टाइम और सोइंग का प्रोसीजर क्या होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है कि देखिए सोइंग टाइम और सोइंग प्रोसीजर से पहले आपको मिट्टी को तैयार करना होता है और मिट्टी में भी अगर क्या है, आपको उसका एक सॉइल टेस्ट ज़रूर से कराना चाहिए, जिससे आपको पता चल सके कि मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश सल्फर कितना है, कैल्शियम, मैग्नीशियम या जैसे ज़िंक है, कॉपर है, ठीक है? या आयरन है, मैंगनीज़ है, मोलिब्डेनम है, बोरॉन या पीएच लेवल कितना जा रहा है। तो जब आप इसका पूरा टेस्टिंग कराते हैं ना, तो वहाँ पे आपको पता चल जाता है कि आपको कितने-कितने परसेंटेज में क्या-क्या चीज़ें देनी है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सकें और ज़्यादा अच्छे से जो है ट्रीट कर सकें अपनी सॉइल को और हमें क्या होगा जितने जिन पौध उसमें पोषक तत्वों की कमी हो रही है, तो या जो बहुत अधिक मात्रा में है, तो जो अधिक मात्रा में है, उनका रेशियो मेंटेन करना है और जो बहुत कम मात्रा में पाए जा रहे हैं, उनको हमें अलग से दे कर के पूरा करना है, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपज मिल सके, ठीक है? तो अब क्या है कि जैसे कैसे इसकी सॉइल की जो है तैयारी कैसे करनी चाहिए, वो जो है उसमें हमको कह सकते हैं कि कल्टीवेटर या रोटावेटर जो है वो चलाने चाहिए। जिससे क्या होता है कि जो पुरानी जो हमने फसलें ली हैं, उनकी जड़ें टूट जाती हैं, मिट्टी बहुत भुरभुरी हो जाती है और
क्या होता है उसके बाद में कि उसमें बहुत अच्छे से धूप लग जाती है। जब धूप अच्छे से लगती है, तो वहाँ पर कहीं न कहीं पे जो उसके अंदर जो कीड़े मौजूद हैं, वो ऑटोमैटिकली मर जाते हैं या कुछ कीड़े ऊपर आ जाते हैं, जिनको पक्षी खा लेते हैं, ठीक है? अगर खाली खेत होता है, अगर पलटा किया हुआ, तो आप देखते हैं कि उसमें बहुत सारे पक्षी आकर के बैठते हैं कीड़ों को खाने के लिए। तो एक नेचुरल तरीका होता है, ठीक है? अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि जो हमारा सोइंग टाइम जैसे मैंने बताया, आप जब इसको जो बो रहे हैं, अब सोइंग का प्रोसीजर आपको क्या करना है, ठीक है? लैंड प्रिपरेशन भी आपकी हो गई। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब आप इसका लैंड प्रिपरेशन जब कर रहे होते हैं, जब आप मिट्टी को पलटा रहे होते हैं, ठीक है? 1 महीने पहले से ही मिट्टी को कम से कम 2-3 बार पलटाते हैं, तो उसी दौरान में 1 महीने के अंदर ही कम से कम आपको एक बार किसान एचएपी ग्रैन्युअल और किसान यील्ड का आपको उसपे ब्रॉडकास्टिंग कर देनी है। कैसे करनी है ब्रॉडकास्टिंग? इसके साथ में आपको कम से कम जो है आप काऊ डंग ले सकते हैं और इसके लिए अगर मैं एक बात करूँ तो नाडिप की जो खाद होती है बनी हुई वो बहुत अच्छी मानी जाती है ना? तो या तो आप सड़े हुए गोबर की खाद ले लीजिए या आप नाडिप ले लीजिए 1 एकड़ में जितनी भी लग रही है। उसमें 2 किलो आपको केवल एचएपी ग्रैन्युअल मिलाना है और 500 ग्राम आपको किसान यील्ड मिलाना है और मिला कर के पूरे उसमें जो है खेत में उसी खेत को पलटाते टाइम पे उसमें ब्रॉडकास्टिंग कर देनी है, ठीक है? तो धीरे-धीरे जब तक आपकी सोयाबीन के दाने आप जब बोना चालू करेंगे तब तक वो मिट्टी में रिलीज़ हो चुकी होंगी ये दोनों चीज़ें और मिट्टी का काफ़ी सारी चीज़ें सही हो जाएँगी, जैसे उसका पीएच लेवल सही हो जाएगा, उसका जो भुरभुरापन है वो सही हो जाएगा, उसमें जो नमी बनने की जो रहनी चाहिए जितनी मात्रा में वो नमी उसमें बरकरार रहेगी। तो ये धीरे-धीरे जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको फ़ॉलो कर कर लेने चाहिए, ठीक है? अब क्या होता है कि इसमें अब हमारा मेन चीज़ आती है सोइंग प्रोसीजर। तो सोइंग प्रोसीजर जो है उसको आपको बहुत ध्यान से समझना है कि कैसे आपको उसको बोना चाहिए, है ना? देखो एक आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और भी हम देख लेते हैं कि जो सोयाबीन को बोने के समय ना जब अगर हम ये चाहते हैं कि इसमें जर्मिनेशन बहुत अच्छा हो ना, तो वहाँ पर नमी भी ज़रूर देख लेनी चाहिए कि कम से कम 8 स 10 सेंटीमीटर की उसमें नमी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, है ना? तो न अगर नमी नहीं प्रॉपर मिलेगी तो जर्मिनेशन उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो नमी को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ना? अब देखिए, मैं जो प्रोसीज़र की बात कर रही थी कि प्रोसीज़र आपको बहुत ध्यान से समझना है। प्रोसीज़र में आपको क्या होना चाहिए कि जो सीड का स्पेस है, वो कम से कम 4 से 7 सेंटीमीटर का सीड का स्पेस होना चाहिए। सीड का जो रेट है, वो जैसे मैंने बताया कि अगर आप वैसे तो 16 से 18 केजी तक सफिशिएंट होता है, लेकिन अगर आपको देरी हो जा रही है बोने में, ठीक है, या देर से बोया गया, तो वहाँ पे 25 टू 30 केजी 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट होता है, ठीक है? उसके बाद जो सोयाबीन के जो बीज हैं ना, वो लाइन्स में डालने चाहिए कम से कम मतलब 45 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक जो ड्रिलर होता है, सीड ड्रिलर यानी कि जो सीड डालने वाली जो मशीन आती है, उससे डालिए। या इसका एक और भी बहुत अच्छा तरीका है, ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि प्रैक्टिकल किए हुए तरीके में क्या है कि अगर आप सीड सोइंग कर रहे हैं, वो किसी एक मज़दूर से करवाइए, जो अगर आपने लेबर कोई कर रहा है ना आपके खेत में, तो वो सिंगल लेबर से करवाइए, जिससे क्या होता है कि उनको दूरी का पता होता है कि इतने-इतने मतलब कि 4 से 7 सेंटीमीटर की दूरी रखनी है, तो एक लेबर करता जाएगा ना, सारे एक बराबर से सीड लगाए जाएँगे और उनका जर्मिनेशन ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो सीड हैं, वो हमारे जर्मिनेट हो पाएँगे। अगर हम कई लोगों से इसके जर्मिनेशन का काम करवाते हैं, तो क्या हो जाता है कि जो ह मतलब कि खेत में अब मान लीजिए एक व्यक्ति जा रहा है, एक रो में उसने सही लगाया, दूसरे ने पास-पास लगा दिया या जब मिक्स होके आए तो कि मतलब उसकी स्पेसिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। प्रॉपर स्पेसिंग नहीं होगी तो जर्मिनेशन के बाद जो अपना प्लांट है ना वो बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि यहाँ पर जब सीड की जब प्रोसीज़र सोइंग की प्रोसीज़र आप करवाएँ तो बहुत ध्यान रखें या तो ड्रिलिंग मशीन से करवा लीजिए या फिर आप सीधे-सीधे किसी एक लेबर को लगा कर के आप उसकी सोइंग करवा लीजिए, ठीक है? उसको प्रॉपर गाइडेंस देने के साथ-साथ। अब लैंड सिलेक्शन और प्रिपरेशन मैंने बता ही दिया कि लैंड का प्रिपरेशन आपको कैसे करना है, ठीक है? वही क्या अपना एचएपी ग्रैन्युअल को आप काऊ डंग में या नाटिक की खाद में मिलाइए और उसके साथ में आप 1 एकड़ में उसकी ब्रॉडकास्टिंग करवा दीजिए, है ना?
अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि फर्टिलाइज़र्स हमें कैसे-कैसे देने चाहिए। देखिए यहाँ पे एक चार्ट मैंने बनाया हुआ है, ठीक है? इस चार्ट से आप समझ सकते हैं कि जो ग्रोथ स्टेजेज़ हैं, यानी कि जब आपका 7 से 21 दिन की जब स्टेज है, 7 से 21 दिन का पौधा हो गया, तो वहाँ पे किसान यील्ड यूज़ करना है 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। 20 टू 30 डेज़ की स्टेज है, तो मतलब 7 डेज़ से लेकर के 30 डेज़, टोटल 21 डेज़ में आपको सिर्फ़ एक बार किसान यील्ड का यूज़ करना है। उसके बाद जब आपकी 25 मतलब कि जैसे 21 डेज़ कंप्लीट होते हैं ना, उसके बाद में 2 से 3 दिन का गैप देने के बाद में 25 डेज़ से लेकर के आपको 35 डेज़ में, यानी कि टोटल 10 से 11 दिनों में आपको क्या यूज़ करना है, सबसे पहले आपको किसान एचएपी ग्रैन्युल यूज़ करना है। आपने किसान यील्ड 21 डेज़ में यूज़ किया था, 4 दिन का गैप किया, उसके बाद आपने 25th डे पे आपने किसान एचएपी ग्रैन्युल का यूज़ कर लिया। उसके बाद आपने 4 से 5 दिन का फिर गैप किया और आपने किसान गोल्ड ग्रोथ का स्प्रे करना है, ठीक है? फिर बीच में 30 टू 35 डेज़ तक में फिर आपको इसमें कुछ भी नहीं देना है। फिर अब जैसे ही हम 45 डेज़ पे पहुँचते हैं, ठीक है? यानी 45वें दिन पे जैसे ही हम पहुँचते हैं, वहाँ पे हमको क्या देना है, किसान ह्यूमिक डालना है, ठीक है? किसान ह्यूमिक कैसे देना है, यहाँ पर इरिगेशन का टाइम आ जाता है। अब किसान ह्यूमिक को डायरेक्ट हम या तो इरिगेशन के मतलब कि जो पानी छोड़ते हैं खेतों में, जो सिंचाई करते हैं, या तो डायरेक्ट उस पानी में हम उसको टाँग दें, बॉटम में छेद करके उसमें से या तो वो चला जाएगा धीरे-धीरे, या हम डायरेक्ट अगर ड्रिप के माध्यम से दें तो उसको पूरे जो पानी है उसमें आपको इसको मिलाना है, और कितना मिलाना है ड्रिप के माध्यम से, अगर आप 150 लीटर सॉरी, अगर आप वाटर लेते हैं, यानी 150 लीटर पानी अगर आप लेते हैं, तो उसमें आपको 1 लीटर किसान ह्यूमिक को मिलाना है और उसको पूरे ड्रिप के माध्यम से चला देना है। तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पहुँच जाएगा, लेकिन जनरली देखा है कि सोयाबीन में ड्रिप इरिगेशन कोई नहीं करता, डायरेक्ट लोग पानी ही छोड़ते हैं, डायरेक्ट पानी चलाते हैं अगर मानसून की बारिश नहीं है तो। और अगर मानसून की बारिश है, तो आप इसको सिंपल सा जो है खेतों में स्प्रे भी कर सकते हैं, और अगर कुछ भी ना मिले तो अगेन आप जो है मिट्टी लीजिए, ठीक है? सूखी हुई मिट्टी हो, और कम से कम 1 एकड़ में 50 किलो मिट्टी में 1 लीटर किसान ह्यूमिक को मिला करके और उसके बाद उसी खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। तो जब भी उसमें पानी पड़ेगा या धीरे-धीरे वो मिट्टी में नमी रहेगी, तो उसके साथ में वो पूरा जड़ों को मजबूत कर देगा, ठीक है? इसके बाद जो गोल्ड ग्रोथ का आपको यूज़ करना है, वो कैसे करना है? गोल्ड ग्रोथ की आपकी 1 एकड़ की जो डोज़ है, वो 250 एमएल 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट होता है। तो उसको आपको फॉलियर स्प्रे से दे देना है, या अगर फॉलियर स्प्रे की व्यवस्था नहीं है, बारिश ज़्यादा है, तो जैसे मैंने आपको किसान ह्यूमिक के यूज़ करने का तरीका बताया, उसी के साथ में गोल्ड ग्रोथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब उसके नेक्स्ट जैसे हम जाते हैं 50 डेज़ पे, तो फिर जैसे ही 50वाँ दिन कंप्लीट होता है, वहाँ पर फ्लावरिंग स्टेज स्टार्ट हो जाती है, और वहाँ पे फॉलियर स्प्रे के माध्यम से आपको अमीनोविट देना है। अमीनोविट कैसे देना है आपको? आपको जो 100 एमएल पर एकड़ के हिसाब से, यानी 100 एमएल 150 लीटर ऑफ वाटर के लिए सफिशिएंट होता है। 150 लीटर पानी में आपको 100 एमएल का घोल बनाना है और उसको पूरा फॉलियर स्प्रे कर देना है, ठीक है? इसके बाद जैसे आप देख रहे हैं कि जब 60वाँ दिन स्टार्ट होता है, तो अगेन वहाँ पे ह्यूमिक और एंटी फ्लो का यूज़ करना है। एंटी फ्लो 1 ग्राम पर एकड़ में जाएगा, और किसान ह्यूमिक अगेन आप इन दोनों प्रोडक्ट को कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं, और आप 1 दिन के अंतराल पे भी दे सकते हैं। डोज़ेज़ मैंने बता रखी, ह्यूमिक आपका अगर नॉर्मल आप फॉलियर स्प्रे में दे रहे हैं, तो वहाँ पे 500 एमएल पर एकड़ के हिसाब से दीजिए, और अगर आप ह्यूमिक को अगर ड्रिप में दे रहे हैं, तो 150 लीटर ऑफ वाटर में 1 लीटर आप ह्यूमिक को मिला करके दे दीजिए। एंटी फ्लो की डोज़ेज़ आपकी वही रहनी है। एंटी फ्लो आपको 150 लीटर पानी में सिर्फ 1 ग्राम का आपको यूज़ करना है। जब 70 आता है, ठीक है? 70 दिन की जब फसल हो जाती है हमारी, 70 डेज़ की जब फसल हो जाती है, तो मतलब कि जो ह्यूमिक और एंटी फ्लो है, वो 60 डेज़ पे आपको ह्यूमिक डालना है और 70 डेज़ पे आपको एंटी फ्लो डालना है। फिर जब आप 80 डेज़ में आते हैं, तो 80वाँ दिन जो होता है, उसमें आपको क्या करना है, अगेन फिर अमीनोविट का यूज़ करना है। फिर जब आपका 90 डेज़ की क्रॉप होती है, तो वहाँ पर आपको
अगेन एंटीफ्लो और फ्रू मैच्योर डालना है। इसके साथ एक चीज़ मैं यहाँ पर अभी लिखना भूल गई हूँ, सॉरी उसके लिए, कि जब 80 और 90 डेज़ में जब आप अमीनोविट का या फ्रू मैच्योर का यूज़ करें, तो यहाँ पे गोल्ड ग्रोथ का भी यूज़ करिए, ठीक है? तो वो प्लांट में जो फलियाँ हैं ना, वो बहुत अच्छे से आएँगी और मतलब बहुत अच्छे से उनका डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। फिर जब 110 दिन की हमारी फसल हो जाती है, तो 110 दिन की फसल से लेकर के और 120 दिन में कंप्लीट हमें कुछ भी एज़ सच देने की ज़रूरत नहीं होती है। क्या होता है, वहाँ से हमारी पहचान होती है कि जब पत्तियाँ सूखने लगी हैं, जैसे मैं पहचान बताऊँ आपको कि ये पहचान होती है कि सोयाबीन अगर इस तरीके से दिखनी शुरू हो गई, तो यानी कि अब इसकी हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए। देख रहे हो ना आप लोग, गोल्डन कलर की दिख रही है, गोल्डन, इसीलिए उसको गोल्डन बीन भी कहा जाता है ना, पूरी गोल्डन-गोल्डन कलर की ऐसे आपको पूरी पकी हुई दिख रही है, पत्ते सूखे-सूखे से दिख रहे हैं। इस तरह की जब अगर आपको यहाँ पे शो हो रही है, तो वहाँ पे आप यानी कि वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। ये तो था इसका पूरा एक फर्टिलाइज़र को हम कैसे-कैसे दे सकते हैं, या हम अपने जो किसान ग्रो के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम कैसे-कैसे दे सकते हैं और कितने-कितने दिन पे दे सकते हैं, राइट? अब इसके साथ में आगे बढ़ते हैं, तो जैसे सोयाबीन में मैं एक चीज़ और भी बताऊँ कि बहुत ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मानसून उसके बाद आता है और मानसून की ही फसल है, तो इरिगेशन बहुत नहीं देना होता, लेकिन फिर भी समय-समय पे हमें उसको कुछ प्रोडक्ट देने पड़ते हैं, उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए, या कहीं पे बारिश नहीं हुई है, तो वहाँ पे ऐसा कौन-सा प्रोडक्ट है जो हम सजेस्ट करें किसान भाइयों को, तो अब उसके बारे में हम बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हीट कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है किसी भी फसल में। अब यहाँ पर जब हम खेत की ही तैयारी कर रहे होते हैं, तो उसी टाइम से हमको वीट कंट्रोल करने के लिए वीडीसाइड का यूज़ करना चाहिए, वो भी किसके साथ में, वीडीसाइड तो देखिए अपने पास है नहीं, तो वीडीसाइड जो है वो लोकल मार्केट से किसान भाई लोग खरीद सकते हैं, लेकिन अपना किसान 100 उस वीडीसाइड में मिला करके उनको डालना चाहिए, और कम से कम जो महीने भर पहले से ही वो खेतों को अल्टाना-पलटाना शुरू कर देते हैं बुआई के पहले से, जब खेतों को तैयार करते हैं ना, उसी टाइम पे इसका यूज़ कर लेना चाहिए, जिससे कि, और कम से कम महीने भर में 2 से 3 बार वीडीसाइड का यूज़ कर देना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो भी हमारे खरपतवार है ना, वो उनके नियंत्रण में मदद मिल जाती है। तो खेत के साथ-साथ खरपतवार को जब हम पहले से ही नियंत्रित कर देते हैं, तो क्या होता है, बस 100, जब हमारी फसल कम से कम 45 दिन की होती है ना, बस तभी तक हमको खरपतवार का नियंत्रण करना होता है। उसके बाद तो हमारा पौधा खुद ही ग्रो हो जाएगा, तो हमें वहाँ पे खरपतवार तो नज़र ही नहीं आएँगे, है ना? वो पूरा का पूरा पोषण पौधे ले जाएँगे। तो इसलिए उसका नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी वीडीसाइड के साथ में आपको किसान 100 को मिक्स करके डालना है, ठीक है? अब इरिगेशन, जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर कहीं पे सूखा है, कहीं पे बारिश नहीं हो रही है, ठीक है? और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है पानी की, तो वहाँ पे कम से कम पूरे एक मतलब कि 7 दिनों से लेकर के और 120 दिनों के बीच में अगर बारिश की ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पे 6 से 7 बार हम सिंचाई कर सकते हैं, ठीक है? और सिंचाई के साथ में क्या है कि आपको किसान 100 का यूज़ करना ही करना है, जिससे कि नमी का स्तर मेंटेन रहे, नमी बनी रहे। तो किसान 100 का यूज़ आप लोग ज़रूर से करवाइए, है ना? साथ ही साथ में 1-2 बार, जैसे मैंने उसी के साथ में आपको बता दिया कि किसान ह्यूमिक कब करवाना है, इसके पहले जो चार्ट बताया था, तो उसी में आप किसान 100 को मिक्स करवा के सब में डलवा भी सकते हैं, है ना? नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपना कि प्लांट का प्रोटेक्शन जो है हमें किन-किन चीज़ों से करना चाहिए। देखिए, अपने पास क्योंकि कोई भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड नहीं है, ठीक है? तो अब सबसे ज़्यादा जो है इसमें कौन-कौन से कीड़े लगते हैं, देखिए अ व्हाइट फ्लाई यानी कि जो सफ़ेद मक्खी मच्छर होते हैं वो बहुत लगते हैं, जो कैटरपिलर होते हैं वो बहुत लगते हैं, ठीक है? जो जिन ऐसे कैटरपिलर जिन पे हरे या व्हाइट-व्हाइट या गोल्डन कलर के बाल जैसे निकले रहते हैं, रोएँ निकले रहते हैं, वो वाले कैटरपिलर लगते हैं, ठीक है? बीटल बहुत लगती है, बीटल में एक आप जानते होंगे कि जैसे कीड़ा होता है एक लेडी बग होती है, वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा लगती है, ठीक है? तो इस टाइप के अगर कीड़े आ रहे हैं, तो उनसे नियंत्रण समय-समय पर करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप पानी जब आप इरिगेशन कर रहे हैं, उस टाइम पर भी आप किसान 100 का यूज़ करिए, और अगर आप कोई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ भी आपको किसान 100 का यूज़ करना है, ठीक है?
अब डिजीज़ेज़ कौन-कौन सी आती हैं? जो मेजर जो डिजीज़ हैं वो कौन-कौन सी होती हैं? देखिए विल्ट की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, ठीक है? ब्लाइट्स की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि पौधे जो है ब्राउन कलर के होते हैं और उसके बाद वो मर जाते हैं समय के पहले ही, ठीक है? और क्या है इसमें ना पाउडरी मिल्ड्यू की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। आप जैसे जब पत्तों पे हाथ फेरेंगे तो आपके हाथ में सफ़ेद जैसे टैल्कम पाउडर होता है ना, उस टाइप के व्हाइट-व्हाइट कलर का पाउडर आ जाएगा सफ़ेद रंग का। तो अगर वो है तो आप समझ जाइए कि इस पे पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक हो चुका है। तो जितने भी अफ़ेक्टेड एरिया होते हैं, ठीक है? उन पे अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको नज़र आती है, जैसे आप यहाँ पे इमेज से समझ सकते हैं। अगर ये स्पॉट्स ऐसे पिंक कलर के या ब्राउन कलर के नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे पत्ते पे जगह-जगह उभार नज़र आ रहा है या पत्तियों पे अगर छोटे-छोटे से डॉट्स अगर नज़र आ रहे हैं, ठीक है? या आप देख सकते हैं पत्तियों के पीछे साइड में मतलब जो पत्ते को जब आप उलट के देखेंगे तो ये रस्ट की प्रॉब्लम आ रही होती है, ठीक है? ब्राउन कलर की जंग जैसी लग रही होती है या अगर इस पे ये येलो कलर का मोज़ेक की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? ये येलो मोज़ेक इसको बोलते हैं या ये आप देख रहे हैं कि साथ-साथ में छेद भी बन रहे हैं, तो छेद तो पेस्ट इसको खाते हैं इसलिए भी बनते हैं प्लस साथ में आप इस तरीके के धब्बे अगर देख रहे हैं, सर्कल-सर्कल से देख रहे हैं व्हाइट कलर के, है ना? तो अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है, तो यहाँ पर आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें बीमारी आ चुकी है। तो बीमारी को कंट्रोल करने के लिए आप इसमें किसान बायो प्रोटेक्ट दीजिए और किसान प्लांट गार्ड को दीजिए, ठीक है? कुछ ऐसी भी चीज़ें आती हैं मार्केट में किसान भाई लोगों को ऑर्गेनिक के नाम पे बहुत कुछ दिया जाता है, लेकिन उनका असर नहीं मिलता और केमिकल से कहीं न कहीं खेती को नुकसान होता है। सोयाबीन में बहुत ज़्यादा लोग केमिकल का यूज़ करते हैं कीड़ों से बचने के लिए क्योंकि कैटरपिलर ऐसा होता है कि पूरी फसल को नष्ट कर देता है। तो उनको बोलिए ठीक है वो यूज़ कर रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है, आप उनको रोक भी नहीं सकते। लेकिन जो मतलब हम जो दवाइयाँ उन पे डाल रहे हैं, मतलब कि जो हम इस तरह की डिज़ीज़ बीमारियों को रोकने के लिए डाल रहे हैं, कम से कम वो तो हम ऑर्गेनिक यूज़ कर सकते हैं और दवाइयों का असर है, आपको भी पता है इस तरह का कोई भी बीमारी अगर दिखती है तो वहाँ पे बिना देरी किए बायो प्रोटेक्ट और किसान प्लांट गार्ड को एक साथ मिक्स करके आप उसका स्प्रे करवा सकते हैं या अगर आप दोनों में से सिंगल प्रोडक्ट को भी आप यूज़ करवाना चाहें तो भी करवा सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करती हूँ कि दोनों को अगर मिक्स करके करवाते हैं, तो हमको रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे मिलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है वो मतलब सही होने के चांसेस रहते हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इस कॉम्बिनेशन को मतलब अगर बीमारी आ गई है तो आपको बायो प्रोटेक्ट और प्लांट गार्ड को आपको हर 10 दिन के अंतराल पे आपको यूज़ करवाना है जब तक कि समस्या बिल्कुल पूरी तरह से सही ना हो जाए। दूसरा क्या करवाना है कि जो अगर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड प्लांट हैं, आपको उनको उखाड़ करके अलग भी कर देना है ताकि वो बीमारी दूसरे पौधों में ना फैले, ठीक है? ये तो थी जनरल इन्फॉर्मेशन आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हार्वेस्टिंग क्या है जैसे मैंने बताया कि हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, वैरायटी पे डिपेंड करता है, फसल के पकने पे डिपेंड करता है। कहीं-कहीं पे 3.5 महीने की फसल होती है तो तैयार हो जाती है, उसकी हार्वेस्टिंग लोग कर लेते हैं। जो जल्दी उगने वाले जो बीज हैं, अभी तो मार्केट में बहुत किस्म के बीज हैं, तो सब कुछ डिपेंड करता है कि मतलब बीज आपने कौन-सी किस्म का लिया है और वो फसल कितनी जल्दी तैयार हो रही है। लेकिन जब मैंने पहचान बताई कि जब पत्तियाँ जो है वो गोल्डन होकर के या सूख करके अगर नीचे की तरफ मुड़ी हुई दिखने लगे और फलियाँ ऐसी गोल्डन कलर की नज़र आने लगे, तो उस टाइम पे उसकी हार्वेस्टिंग कर देनी चाहिए। ठीक है? और हार्वेस्टिंग के टाइम पर ये ध्यान रखना चाहिए कि जो मॉइस्चर है, वो थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह जाए। बिल्कुल ऐसा ना हो कि एकदम ही सूख जाए पौधा और उसके बाद हम हार्वेस्टिंग करने जाएँ तो उसमें हमको ऑयल की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती, है ना? तो ये कोशिश करनी चाहिए कि मतलब कि फलियों की जो हार्वेस्टिंग है वो टाइम पे कर ली जाए। विश यू ऑल द इन्फिनिटी ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ।